नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। दरअसल आज बात हम सूरजपुर की करेंगे, जहां सूरजपुर में बुलडोजर एक्शन पर सियासत गरमा रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले आरोपी के पिता चाचा की अनेक संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। करीब 1.5 एकड़ में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस हत्याकांड के आरोपी और उसके परिवार ने शहर भर में लगभग 6 जगह अवैध कब्जा करके निर्माण कर लिया था। अभी तक अवैध मकान नहीं तोड़े गए, लेकिन नोटिस दिया जा चुका है। और आपको ये भी बताते चलें कि 13 अक्टूबर को कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या करने वालों में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के साथ साथ तत्कालीन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सीके चौधरी और रिंकू सिंह भी शामिल थे, जहां आरोपियों की कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ फोटो भी सामने आई थी। इसके बाद इस मामले को लेकर अब सियासत गरमाती जा रही है। सियासी आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला और अब बुलडोजर एक्शन के बाद एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये सवाल पूछा कि बलरामपुर और कवर्धा की घटनाओं पर बुलडोजर एक्शन कब होगा, जिस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस मुद्दे से भटकाने का प्रयास न करे, नियम विरुद्ध अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। क्या छत्तीसगढ़ में सभी मामलों में आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन होगा और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण के आरोप में कितनी सच्चाई है? आज का जो हमारा मुद्दा है वो इन्हीं पर रहेगा और आज की चर्चा भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। सबसे पहले हम प्रतिक्रियाएं कुछ सुन लेते हैं। देखिए, सरकार ने लगातार अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध निर्माण पर लगातार कार्यवाहियां की है और ये लगातार चलेगा। मुद्दे से भटकाने का काम तो कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। देश और प्रदेश में भ्रम पैदा करना और राज्य के कानून व्यवस्था को खराब करने की नीयत से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। राज्य के शांति को, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी भी कीमत में उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बुलडोजर कल्चर पे तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया है, शायद राज्य सरकार को उसको एक बार देखना चाहिए। नंबर 1, लोहारीडीह पे घटना हुई, बुलडोजर किस पे चलाएंगे? थाना में प्रशांत साहू को पीट पीट कर मारा गया, क्या थाना में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बलरामपुर में गुरुचरण मंडल को कोतवाली में पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तो बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो कहां चलेगी? मैं सरकार से पूछता हूं, क्या सरकार नियम कानून सबके लिए बराबर है या फिर दोहरी राजनीति कर रही है? ये सरकार स्पष्ट कर दे। ये दोनों घटनाओं पे बुलडोजर किसके ऊपर चलाएगी? पहले सरकार इस पे जवाब दे दे। तो आपने दोनों ही पक्षों का बयान सुना, जहां बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, तो वहीं दीपक बैज ने भी पूरे मामले को लेकर अपना पलटवार किया। आरोप उन्होंने लगाया कि बीजेपी दोहरी राजनीति कर रही है। बुलडोजर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई सवाल भी अब खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी बलरामपुर लोहारीडीह में जो घटना हुई, कांग्रेस का यह साफ कहना है कि क्या उन घटनाओं पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कि क्या उन घटनाओं पर अब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज हम लेंगे। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर उस कार्रवाई की है जब आरोपी की अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। ये कहा जा रहा है कि आरोपी के जो परिजन हैं, आरोपी के जो पिता हैं, जो चाचा हैं, उन्होंने अवैध रूप से निर्माण किया हुआ था, सरकार की जमीन पर अवैध निर्माण किया था, जिसके चलते उनके इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अब इसके पीछे हालांकि क्या तर्क है, क्या सच्चाई, आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा भी करेंगे और जवाब भी लेंगे। कहा जा रहा है कि कुल 6 जगहों पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे ध्वस्त किया गया है। इसके पहले एक नोटिस भी जारी किया गया था। आरोपी के पिता और चाचा को 15 अक्टूबर को एक नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद अब आज मामले पर कार्रवाई की गई है। और अब जब बुलडोजर की कार्रवाई की जा चुकी है, जब अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है, तो इस मामले में कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा दोहरी राजनीति का
आरोप उन्होंने लगाया है और उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया कि क्या जो मामले सामने आए हैं या जो घटनाएं अन्य जिलों में हुई हैं, क्या उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। अब सिर्फ बीजेपी दोहरी राजनीति कर रही है। एक खास पैनल हमारे साथ में आज इस चर्चा को लेकर जुड़ेगा। सबसे पहले परिचय हम करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका अभिमन्यु जी अनादि टीवी में। अभिमन्यु जी, सबसे पहला मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस मामले को लेकर, चूंकि ये मामला अब काफी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि जब ये घटना घटी उस वक्त भी हमने देखा कि कई सारी जगह पर विद्रोह हुआ, हंगामा किया गया, और अब जब कार्रवाई की जा रही है, कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण के आरोपी के जो पिता हैं, जो चाचा हैं, उन्होंने जगह जगह कुल 6 जगह पर अवैध निर्माण किया हुआ था और उस अवैध निर्माण को हटाया गया, उस निर्माण को ध्वस्त किया गया। कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब इस पूरे मामले पर दिक्कत हो रही है। जी नमस्कार नैन्सी जी, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी जब कार्रवाई होती है तो अगर दोषी के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो किसी को क्या समस्या होगी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ जी ने जिस प्रकार की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो समझ से परे है। सिलेक्टिव ये लोग कार्रवाई करते हैं जहां इनको राजनीतिक लाभ होता है, और जिस प्रकार का लाभ होता है उसमें अपने आप को और बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए ये लोग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी रख चुकी है उस बारे में। अवैध निर्माण था तो बिल्कुल ध्वस्त किया गया, बहुत अच्छी बात है। अरुण साहु जी कह रहे हैं कि प्रदेश भर में अवैध निर्माणों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं स्वयं भी उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं राजनांदगांव जिले में रहता हूँ, मेरे शहर आए, मेरे साथ मेरे शहर घूमे और अच्छा समय लेके आए, कम से कम 3-4-5 घंटे का। आपको इतने अवैध निर्माण अगर मैं दिखाऊंगा कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे। और फिर मैं वही सवाल करना चाहता हूं कि वहां पर बुलडोजर कब चलेगा। और जिस प्रकार से दीपक बैठ जी ने कहा कि लगातार हाल के समय में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, कवर्धा में और उसके बाद फिर बलरामपुर में जो पुलिस कस्टडी में मौतें हुई हैं, तो इस लिहाज से तो पुलिस थानों में भी बुलडोजर चलवा देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। मेरे ख्याल से ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है, आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है, उस घटना से संबंधित ये कार्रवाई नहीं की गई है। ये कहा जा रहा है कि 6 जगह पर अवैध निर्माण किया गया था उन लोगों के द्वारा और उस अवैध निर्माण को हटाया गया है। जी बिल्कुल, अगर निर्माण अवैध था और उसको हटाया गया है तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। हमने तो यही सवाल पूछा कि जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, और बात सिर्फ अवैध निर्माण की नहीं है, लगातार जो मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात से आ ही रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर जो ध्वस्त चल रहा है छत्तीसगढ़ का, कि नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद से लगातार कोई न कोई बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो सब में कार्रवाई की जरूरत है, और ऐसी कार्रवाई की जरूरत है कि इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में सामने न आए और जो आपराधिक तत्व हैं उनका मनोबल टूटे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उनका मनोबल और लगातार बढ़ रहा है। आप देखें, स्वयं आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी हैं और उनके स्वयं के गृह जिले में एक मूक बधिर दिव्यांग आदिवासी को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डाल करके। उसके अलावा जो ये बलरामपुर की स्थिति, ये तो सब सीएम साहब के जो क्षेत्र की बातें हैं। कवर्धा उप मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनका क्षेत्र है। तो ये सब बातों की अकाउंटेबिलिटी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक जगह जहां पे उनको कहीं एक लिंक मिला कांग्रेस का तो उस पर कार्रवाई करके अपना नंबर बढ़वाने का काम केंद्र के सामने, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। सारे दोषी, जिस प्रकार की जो घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही हैं, सारे दोषियों को पकड़ के उनको ऐसी सजा देनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर में इनको अपना ठीक है अभिमन्यु जी, बीजेपी की तरफ से राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, उनसे भी मैं जवाब ले लेती हूँ। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो अनादि टीवी में। और आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, चूंकि आपने भी अगर बयान सुना हो दीपक बैठ जी का, तो ये कह रहे हैं कि दोहरी राजनीति बीजेपी करती है। कह रहे हैं कि जो इसके पहले जो लोहारीडीह में और जो बलरामपुर में जो घटना घटी है तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ इस मामले पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, तो दोहरी राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है।
देखिए नंसी जी, कांग्रेस का दोहरा चरित्र पूरे देश की जनता जानती है। मेरे साथी प्रवक्ता को बिरंतपुर की घटना याद नहीं है, जहां तत्कालीन विधायक, अभी जो वर्तमान में विधायक है, ईश्वर साहू जी के बेटे की हत्या हुई थी। कवर्धा की घटना इनको याद नहीं है। वहां पर जो हमारा दुर्गेश नाम का भाजपा का कार्यकर्ता झंडा लगाता है और ध्वज को उतार के पांव के तले रोकते हैं और उसके साथ मारपीट होती है, और जब वो थाने जाता है तो उसके जिन लोगों ने मारपीट किया उसके खिलाफ ये लोग मामला दर्ज करते हैं। और अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होता है। इनको बलौदाबाजार की घटना याद नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा साथी प्रवक्ता से, इनके विधायक देवेंद्र यादव जी वहाँ क्या कर रहे थे? और अभी जो बलरामपुर की घटना हुई है उसमें भी कांग्रेस। राजकुमार जी, हम मुद्दे पर रहें, हम मुद्दों को भटकाने की अगर हम कोशिश ना करें, चूंकि समय का हमारे पास अभाव है, तो आज का जो हमारा मुद्दा है हम उसी पर ही चर्चा करें तो बेहतर होगा। देखिए नंजी जी, लगातार जो भी घटनाएं हो रही है उस पर सरकार संज्ञान ले रही है और तत्काल कार्रवाई हो रही है। लेकिन राजकुमार जी, सवाल तो यही उठता है कि अगर जो आरोपी सामने आया, मुख्य आरोपी जो मुख्य कहा जा रहा है, कुलदीप जो आरोपी मुख्य है, तो उसके बाद ही ये अवैध निर्माण क्यों सामने आते हैं? क्या इसके पहले कार्रवाई नहीं की जाती, या पहले हम चिन्हित नहीं कर सकते कि कितनी जगह पर अवैध निर्माण किए गए हैं, उसके बाद हम कार्रवाई करें? अब जब मामला सामने आया है, जब मामले ने तूल पकड़ा, तो उसके बाद ही अवैध निर्माण सामने क्यों आए? पहले क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है इन पर? हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? हाँ बोलिए मैडम, बताइए। जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि हम पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं कर लेते हैं? जब आरोपी का ये मामला सामने आया, जब उजागर हुआ, जब इस मामले ने तूल पकड़ा, तो उसके बाद अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया, फिर कार्रवाई की गई। तो ये जो अवैध निर्माण है, इसका तो उस घटना से कोई संबंध ही नहीं है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है, तो हम पहले ही क्यों चिन्हित नहीं कर लेते हैं कि अवैध निर्माण किसके द्वारा कहाँ किया गया है, उस पर कार्रवाई कर ली जाए? देखिए नंसी जी, भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बने अभी 9-10 महीने हुए हैं, उसमें भी 2.5 से 3 महीना आचार संहिता लगी थी, केंद्र सरकार का चुनाव था। कांग्रेस से गड्ढे को पाटने में समय लगेगा। सरकार हर प्रकार से प्रयास कर रही है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो, प्रदेश में पुलिसिंग बहुत अच्छी हो। लगातार मुख्यमंत्री जी हमारे जो पूरे प्रदेश के कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि पुलिस के हाथ जो है मजबूत होना चाहिए और दिल मोम की तरह होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जितने एसपी है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और थाने का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस मामले पर कार्रवाई की भी जा रही है तो बहुत धीमी गति है कार्रवाई की? लगेगा नंसी जी, अभिमन्यु जी, कांग्रेस का तो यही आरोप है ना, जो गड्ढे को जो गड्ढा कांग्रेस की सरकार ने किया है उसको पाटने में थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा सा कांग्रेस के अभिमन्यु जी का तो यही कहना है, राजकुमार जी, अभिमन्यु जी का यही सवाल था कि लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा कि कार्रवाई में इतनी ढील क्यों? अगर कार्रवाई निष्पक्ष की जा रही है तो इतनी ढील क्यों? क्योंकि यह घटना को घटे बहुत समय हो चुका है, और उसके बाद जब एसपी को हटाया गया था, वहां से कहा जा रहा है कि आरोपी को संरक्षण देने का जब मामला कथित तौर पर जो सामने आया था, उसके बाद जब वो कार्रवाई की गई तो कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर हो रहा है। नंसी जी, जब घटना होती है तो घटना की जांच होती है और जांच में समय लगता है। जब भी किसी घटना को बारे में जांच होती है तो समय लगता है। हटाया गया ना, जांच हुई ना। कांग्रेस की सरकार में किस मामले में जांच हुई? मैं साथी प्रोफेसर से पूछना चाहूंगा। कोयले घोटाले की जांच हुई, सीमेंट घोटाले की जांच हुई, 25 प्रकार के घोटाले, पीएससी घोटाले में हमारे जो छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चों का भविष्य खराब हुआ, उसकी जांच हुई। कौन सी जांच हुई? यहाँ पर तो एसपी कलेक्टर हटाए जा रहे हैं, जांच हो रही है, मुख्यमंत्री जी तत्काल संज्ञान में ले रहे हैं। ठीक है, आपसे मैं आप लौटूंगी, आपसे आगे और भी सवाल करूंगी। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नागेंद्र जी अनादि टीवी में। और चर्चा आपने सुनी, दोनों ही पक्षों के बीच में जो चर्चा हुई है। नागेंद्र जी, आपसे सवाल मेरा यही रहेगा कि आखिरकार जो आरोपी हैं, या अगर हम इस मामले को ही लेकर फिलहाल बात करें तो मामले को लेकर हम देख पा रहे हैं सियासी गलियारों में ये मामला अब तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है, जहां दोनों ही पक्ष की तरफ से तीखी बयानबाजी भी सामने आ रही है। इधर पे अवैध निर्माण को लेकर जो कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाया गया, कांग्रेस उस कार्रवाई को लेकर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रही है, कह रही है कि दोहरी राजनीति की जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? नैन्सी जी, बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाती है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पे प्रदेश के सवाल उठाया जाता है, प्रतिपक्ष इस मुद्दे पे सरकार को घेरता है कि प्रदेश में स्थिति अच्छी नहीं है, कानून लचर है, चीजों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सारी दिक्कतें हैं। और जब
ऐसी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जब काम होता है तो उस पर तमाम उसकी आलोचनाएं शुरू हो जाती है। इस घटना को ही स्पेसिफिक लेके हम देखते हैं तो इस जैसा कि बोला जा रहा है इसको जिस तरीके से रिलेवेंट किया जा रहा है इस घटना के साथ तमाम चीजों को, एक प्रक्रिया है, जांच चली, जांच में हालांकि मैं इस चीज को मानता हूं कि सिस्टम में फॉल्ट इसलिए है क्योंकि वो परिवार जो है, खबरें जिस तरीके से आ रही है वो जिला बदर है, जो नहीं जिला बदर है उस परिवार के सदस्य उनकी भी फाइलें चल रही है, मतलब एक तरीके से कुख्यात है उस इलाके के, तो उनकी एक्टिविटीज पे प्रशासन को नजर रखनी चाहिए थी, राजस्व अमले को नजर रखनी चाहिए थी, पुलिस को नजर रखनी थी और तमाम तरीके से वो लोग जो थे वो उनकी एक एक एक्टिविटी पकड़ में आनी चाहिए थी। अगर वो इस तरीके से सख्ती की जाती तो इस तरीके का दुर्भाग्यजनक घटना जो है जो मासूम जान चली गई वो नहीं जाती। अब चूंकि ये हो चुका है और उसके बाद भी अगर पता चल रहा है कि एक व्यक्ति ने या उस परिवार ने 1.5 एकड़ जमीन पे कब्जा करके रखा है, इस तरीके की बातों को कोरिलेट करके हम जब बात करें और खासतौर पे उस स्थिति में जबकि सरकारी संपत्तियां जिसमें सरकारी भवन ले लीजिए, पुलिस थाना ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, अगर किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज की मौत हो जाती है तो क्या नाराज होकर पब्लिक वहां उठा पटक करती, तोड़फोड़ करती, तो क्या पूरे हॉस्पिटल को ढहा दिया जाना चाहिए क्या गलतफहमी में? इसी तरीके से पुलिस थाना जो है वो सार्वजनिक संपत्ति है, वो सीधे सीधे सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए व्यवस्था को बनाती है और उसका मसौदा पास होता है, वो नियमतः बनता है और अगर उसके अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति से कोई चूक हो गई, अभी तो जांच में ये सारी चीजें नहीं है, पर बाई द वे अगर ऐसा होता है, कोई गलतियां हैं तो उसके लिए आप भवन को तो नहीं ढहा सकते। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी आप देखिए तो उन्होंने कहा कि किसी संपत्ति को ढहाना कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस घटना में तो उन्होंने डिप्टी सीएम जो है अरुण साह, उन्होंने साफ कहा कि पूरे प्रदेश में हम इस चीज की जांच कर रहे हैं कि कहां कहां सरकारी संपत्तियों पे अवैध कब्जा है या राजस्व से कहां कहां चूक हुई है, किस तरीके से लोगों ने गलत तरीके से अवैध निर्माण किए हैं, उन सबको हम धीरे धीरे ढहा रहे हैं। अब संयोग से अपराधी का परिवार भी उस जद में आ रहा है क्योंकि जहां पर रिसाव होगा वहां सबसे पहले उसको बंद करने का प्रयास किया जाएगा। जिस जगह में शांति अमन चैन है उस जगह को टारगेट तो नहीं किया जाएगा त्योहार में, लेकिन जो चीज सामने दिख रही है, जिसपे जनता की दृष्टि है, जिसको खुद प्रतिपक्ष बार बार घेर रहा है कि इस जगह में खामियां हैं, तो उस जगह पे तो जाहिर है कि फोकस होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नागेंद्र जी, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आखिर जो आरोपी हैं उनकी कनेक्शन इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं? क्योंकि अगर हम इसी मामले की हम बात करें तो जो 3 आरोपी कहे जा रहे हैं उनमें से एक आरोपी सीके चौधरी NSUI का अध्यक्ष था, दुर्गा पंडाल समिति में भी वो एक अच्छे पद पर रहा है। तो एक सवाल मेरा ये कि आखिर ये आरोपियों के कनेक्शन इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं, इन आरोपियों की पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो जाती है? क्या वाकई इन्हें किसी का संरक्षण प्राप्त होता है या ये देखरेख में आरोपियों का पूरा ये कारोबार चलता है? नैन्सी जी, ऐसा है कि सारे राजनीतिक दल, स्पेसिफिक दल का नाम नहीं लिया जाएगा, सारे राजनीतिक दल जब अपने यहाँ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं, उनको सदस्यता देते हैं, उस समय वो बारीकी से इन चीजों की पड़ताल नहीं करते और इस तरीके के जो अपराधी तत्व हैं वो अपने कर्मों से, अपने कार्य प्रणाली से, अपनी दबंगता से सीधे साधे लोगों के ऊपर उठ के पद पाते हैं और वो लोकप्रिय भी होते हैं नेताओं के, क्योंकि वो सारी व्यवस्था को जुटाने में पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कई जगहों पे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम सीधे शब्दों में दबंगई कह सकते हैं, जो कि अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन वो राजनीति की एक पहली पसंद है। मुझे लगता है हर राजनीतिक दल ऐसे ही लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके लिए बेहतर प्रदर्शन करते हैं और यही प्रदर्शन कभी कभी अहंकार में डूब के समाज विरोधी होता चला जाता है और फिर खामियाजा जो है बड़ा दर्दनाक होता है। जी बिल्कुल, वाकई। और अभिमन्यु जी से भी मैं इसी ही सिलसिले में, इसी ही संबंध में सवाल मेरा रहेगा। अभिमन्यु जी, जो 3 आरोपी सामने आए इस घटना के, कुलदीप, रिंकू और सीके चौधरी NSUI का अध्यक्ष रह चुका है, अब अध्यक्ष था उस समय, तो
सवाल तो कहीं ना कहीं आप पर भी खड़े होते हैं, कांग्रेस पर भी खड़े होते हैं। अगर आप बीजेपी को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस पर भी ये सवाल उठते हैं कि एक आरोपी को, जो कि जिला बदर भी है और जिस पर कई सारे मामले भी दर्ज हैं, उसे एनएसयूआई का अध्यक्ष कैसे बना दिया गया? क्या कोई जांच नहीं की जाती है? अगर कोई कार्यकर्ता आपकी पार्टी से जुड़ रहा है तो क्या उसकी जांच नहीं की जाती है कि उस पर क्या आरोप है, या वो कितने मामलों में फिलहाल फंसा हुआ है, थानों में कितनी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है? क्या ये सब तय नहीं किया जाता, चेक नहीं किया जाता? जी बिल्कुल सही बात नागेंद्र जी ने उठाई कि जब कभी सदस्यता किसी भी पार्टी में किसी को दिलाया जाए तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक होना चाहिए। वो क्या है, क्या करता है, या उसके ऊपर क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या क्या नहीं है, ये जरूर चेक होना चाहिए। अगर हम चुनाव लड़ने कोई व्यक्ति जाता है तो सारा उसको कुछ अपना हलफनामा जमा करना पड़ता है, तो पार्टियों में भी ऐसा होना चाहिए। जरूर हमारे पार्टी से अगर वो जुड़ा हुआ था, जिलाध्यक्ष था, तो कहीं ना कहीं गलती है, उसके बाद चाहिए थी। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बारे में कारण बताओ नोटिस भेजा और जांच संगठन स्तर पे जांच शुरू है, तो बिल्कुल सही बात है। एक बात और पूछी जो बोली नागेंद्र जी ने, मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा विरोध किसी भी कार्रवाई के ऊपर विरोध नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं बल्कि कि सब हर मुद्दे पर कार्रवाई हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसा आपने जिस प्रकार का सवाल उठाया कि हाँ ये आरोपी इस मुद्दे पर बना तो इनको दिखा कि हाँ कार्रवाई तो अलग होगी ना। आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कस्टडी में जो मौतें हुई हैं, वो अलग मामला है, या अवैध निर्माण का मामला है? या अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है? वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या अवैध निर्माण इसका क्या आज से था? क्या काफी समय से रहा होगा? तो प्रशासन की नजर क्यों नहीं गई इस पे? तो मेरा वो कहना है कार्रवाई। तो अभिमन्यु जी, सवाल तो आप पर भी उठता है कि क्या आपकी नजर नहीं गई? आपकी पार्टी में एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे आरोपी, जो कि अभी साबित हुआ आरोप उन पर, तो क्या आपकी नजर नहीं गई? आपकी पार्टी ने नहीं देखा कि एक आरोपी हमारी पार्टी में बैठा हुआ है बड़े पद पर? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, गलती कहीं ना कहीं हुई है और उसके लिए हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष से कारण बताओ नोटिस भी भेजकर जवाब भी मांगा है, जो कि उन्होंने जवाब दिया है और संगठन स्तर पर इसकी जांच भी चल रही है। गलती तो कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, उसका कोई दल नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, और उसके ऊपर कार्रवाई करने पर भी कोई ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अगर कोई कार्यकर्ता किसी भी इस प्रकार की चीजों में संलिप्त दिखता है तो आप बिल्कुल भरकस कार्रवाई जो उसके ऊपर हो सके, जो किसी भी आम आदमी के ऊपर जिस प्रकार लेकिन आपकी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी आरोपी को या कोई भी वो व्यक्ति जिस पर संदिग्ध मामले दर्ज हैं, उसे आप अपनी पार्टी में शामिल ना करें, या शामिल तो छोड़िए, आप उसे इस ओहदे पर ना रखें। बिल्कुल बनती है नैन्सी जी, मैंने अभी यही कहा आपसे कि गलती हुई है और गलती हुई है, उसी के लिए संगठन स्तर पे उसकी जांच चल रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जो आगे आ ही रहा था इस बात पे, कि हमने अपनी पार्टी के होने की वजह से किसी अपराधी को संरक्षण देने का काम कभी नहीं किया। उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने जो उनके विधायक रहे, जो बलात्कार के आरोपों में घिरे रहे, उनके सांसद रहे आरोपों में घिरे रहे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी 2-3 बलात्कारियों का नाम आए थे, उनकी तो नरेंद्र मोदी जी के साथ भी फोटो थी, योगी आदित्यनाथ जी के साथ फोटो थी। तो इनको बचाने का काम जो है स्पष्ट रूप से किया गया, जो कि सरकारों की ताकत लगाकर इनको बचाने का काम किया गया। कांग्रेस ने ऐसा कभी, हम इस पक्ष में कभी नहीं रहते कि हमारा कार्यकर्ता है और अगर वो गलत करता है तो हम उसे बचाएं। उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, कोई भी होगा कार्रवाई होगी। जो अपराधी है तो वो अपराधी है, वो कोई पार्टी का नहीं हो सकता ना। ठीक है, यानी कि आपकी तरफ से ये साफ कहना है कि आरोपी जो है आपकी पार्टी में, भले ही जिस पद पर था, उस पर कार्रवाई की जाएगी। समय का अभाव है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो बुलडोजर एक्शन पर सियासी टेंशन बरकरार है, जहां दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। हालांकि मामले को लेकर अभी जो ताजा कार्रवाई की गई है, कहा जा रहा है कि आरोपी के जो संबंधी हैं, जो पिता हैं, जो चाचा हैं, उनके अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस अब ये सवाल उठा रही है कि जो अन्य जगह पर घटनाएं घटी हैं, जो कस्टडी में मौतें हुई हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।